नमस्कार बच्चों। आज हमारा नया टॉपिक है क्रिया। तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक हमने किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज नए टॉपिक के साथ हम आज पूरा अपना नया टॉपिक वो कर रहे हैं क्रिया का। तो क्रिया देखिएगा, पहले क्रिया क्या चीज है। क्रिया से करने से पहले हम करेंगे धातु। क्रिया धातु का एक रूप है। तो किस प्रकार देखिएगा, धातु 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 क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा धातु किसे कहते हैं, तो आपने क्या लिखना है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण लिया है हमने, लिखना, पढ़ना, गाना, भागना। लिखना, पढ़ना, गाना, भागना, चलना, ये सारी क्या है? क्रिया है। क्या है ये? क्रिया। इसे हमारे देखिए, हमने लिखना है, किससे बना है? लिख धातु से बना है। किससे बना है? लिख धातु से बना है। पढ़ना है वो पठ धातु से बना है। पढ़ना पठ धातु से बना है। गाना गा धातु से बना है। भागना भाग धातु से बना है। चलना चल धातु से बना है। तो क्या कहेंगे हम? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिस प्रकार से लिखना, पढ़ना, गाना, भागना, चलना, ये सब क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं में क्या करेंगे? लिख, पढ़, गा, भाग, तो क्या है? धातु है। इन धातु से क्या बनी है? ये क्रिया बनी। जैसे लिख धातु से लिखना, पढ़ धातु से पढ़ना, गा धातु से गाना, भाग धातु से भागना, चल धातु से चलना। ये हमारे धातुएं हैं। अब धातु के हम भेद करेंगे। धातु के भेद कितने होते हैं? धातु के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं धातु के? 5 भेद होते हैं। तो पहला हमारा है सामान्य धातु। पहले क्या है? सामान्य धातु। सामान्य धातु वे धातुएं जो भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती है। रूढ़ का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। जो वे धातुएं जो भाषा के रूढ़ रूप में प्रचलित होती हैं उनको क्या कहते हैं? सामान्य धातु कहते हैं, मूल धातु कहते हैं। सामान्य धातु या मूल धातु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सरल क्रिया या मूल क्रिया भी कहते हैं। सरल क्रिया या मूल क्रिया भी कहते हैं। ठीक, क्या कहा है? वे धातुएं जो भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती हैं वे सामान्य धातु या फिर मूल धातु कहलाती हैं। और इनको एक नया और नाम दिया है, सरल क्रिया या मूल क्रिया भी इन्हीं को कहा जाता है। जैसे देखिएगा, सोना, लिखना, देखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? सामान्य धातु है। क्या है ये? सामान्य धातु। ठीक है। इसके बाद हमारा व्युत्पन्न धातु। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न धातु। तो व्युत्पन्न धातु क्या होती है? वे धातुएं जो मूल धातु में, वे धातु जो मूल धातु हमारी है, ये धातु हमारी सामान्य धातु या मूल धातु जो है हमारी, ये जो धातुएं हैं सामान्य धातु या मूल धातु, सरल क्रिया या मूल क्रिया, उन धातुओं में क्या? प्रत्यय लगा करके। क्या लगा करके? प्रत्यय लगा करके। प्रत्यय का पता है, शब्द के पीछे लगता है, तो प्रत्यय लगा करके या मूल धातु में किसी अन्य प्रकार से परिवर्तन करके बनाए जाते हैं। या तो प्रत्यय लगाते हैं या फिर कोई अन्य परिवर्तन भी कर देते हैं, जिससे जो मूल धातु है वो व्युत्पन्न धातु बन जाती है। जैसे देखिएगा, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, मतलब क्या है? पढ़ना क्या है? हमारी मूल धातु है, सामान्य धातु है, मूल धातु है पढ़ना। इसको हमने क्या लगाया? प्रत्यय। क्या लगाया? प्रत्यय। पढ़ाना या पढ़वाना, मतलब किसी प्रकार से हमने प्रत्यय लगा करके इसके अर्थ को बदल दिया है। जैसे सोना, सुलवाना या सुलवाना,
सोना, सुलाना या सुलवाना, ये हमारे क्या बन जाएंगी, व्युत्पन्न धातु बन जाएंगी। ये उत्पन्न करना, व्युत्पन्न उत्पन्न करना, सामान्य धातु को प्रत्यय लगा करके या फिर उसमें थोड़ा परिवर्तन करके तो नया रूप लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न धातु कहते हैं। तीसरा हमारा है नाम धातु। तीसरा क्या है, नाम धातु। तो नाम धातु वे धातुएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वे धातुएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है। ये तो मूल धातु के प्रत्यय लगाकर बनाई जाती थी। अब ये संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, विशेषण शब्द हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों को हम प्रत्यय लगा करके कौन सी धातु बनाते हैं, नाम धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाम धातु बनाते हैं। जैसे देखिएगा, हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो इसमें अपनानी, ये जो शब्द है अपनानी, ये किससे बना है, अपना सर्वनाम से बना है। किससे बना है, जो अपना है वो क्या है, सर्वनाम है, और इसी को हमने प्रत्यय लगाया तो बन गया अपनानी। क्या बन गया, अपनानी। आनी प्रत्यय लगने पर अपनानी बन जाता है। सर्वनाम को हमने क्या लगाया, प्रत्यय लगाया, आनी प्रत्यय, ठीक है, और आनी प्रत्यय लगने से क्या बन गया, अपनानी, ठीक है। सर्वनाम से क्या है, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, इनको प्रत्यय लगा करके नाम धातु बनाते हैं। जिस प्रकार से आप क्यों ललचा रहे हैं, आप क्यों ललचा रहे हैं, ललचा, ललचा, ललचा। अब ललचा जो शब्द है वो लालच है, हमारा शब्द क्या है, लालच। ये लालच है, संज्ञा शब्द है। लालच क्या है, संज्ञा शब्द है, और इसको टॉप प्रत्यय लगा करके हमने क्या लगाया, टॉप प्रत्यय लगाया, टॉप, ठीक है ना। टॉप प्रत्यय लगाने पर क्या बन गया, ललचा। लालच का क्या बन गया, ललचा, और इसको क्या लगाया हमने, आनी प्रत्यय। क्या लगाया था, आनी प्रत्यय लगाया था, ठीक है। अब इसी प्रकार से मौसम गर्मा गया, मौसम गर्मा गया। अब इसी को क्या, ये जो गर्मा है, ये शब्द हमारा क्या, गर्मी से बना है, और गर्मी क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण, इसी के विशेषण से बना है। विशेषण शब्द है कि हमारा गर्मी, गरमाना, ठीक है ना, गर्मा गया है, मौसम क्या हो गया है, गर्मा गया है। तो ये शब्द थे हमारे नाम धातु के कुछ उदाहरण थे। इसी प्रकार से नाम धातु के कुछ और उदाहरण आपकी किताब के अंदर भी दिए गए होंगे धातु के उदाहरण। जैसे गरम से कुछ उदाहरण दे रहे थे, गरम से गरमाना, शर्म से शर्माना, खर्च से खर्चना, रंग से रंगना, थर थर से थरथराना, गड़गड़ से गड़गड़ाना, दुख से दुखाना, लाभ से लतियाना, खरीद से खरीदना। ये कुछ हमारे नाम धातु के उदाहरण हैं, और आपकी बुक्स के अंदर और उदाहरण भी दिए गए होंगे, उनको भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, ताकि ये जितने भी नाम धातु के उदाहरण हैं ये आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम अगला धातु हो करेंगे अगला हमारा है समिश्र धातुएं। कौन सा है, समिश्र धातुएं। वे जो धातु करना, होना, लेना, वे जो धातु करना, होना, लेना, देना, आना, जाना, खाना, मारना आदि रंजक क्रियाएं। करना, होना, लेना, देना, आना, जाना, खाना, भागना, ये सब क्या है, रंजक क्रियाएं हैं, और रंजक क्रियाओं से योग से बनती हैं। इनके किसे, योग से बनती है, उनको क्या कहते हैं, सहमिश्र धातु, मिश्रण से बनती हैं। रंजक जो क्रियाएं हमारी हैं, उन रंजक क्रियाओं के योग से जो बनती हैं उसको क्या कहते हैं, सहमिश्र धातुएं कहते हैं। जैसे हमें खूब काम करना चाहिए, हमें खूब काम करना चाहिए, तो खूब काम करना चाहिए, तो काम करना चाहिए, ये क्या हमारा, करना चाहिए, काम करना। काम करना क्या है, समिश्र धातु है, रंजक क्रिया के योग से बना है। हमें खूब काम करना चाहिए, तो करना, काम करना, ये सब क्या हमारी
रंध्र क्रिया के योग से बना है समिश्र धातु है। तो यही क्या दूसरा उदाहरण, यदि बदमाशी करोगे तो मार खाओगे, यदि बदमाशी करोगे तो मार खाओगे। तो ये मार खाओगे तो ये शब्द है, तो ये क्या है हमारा रंध्र क्रिया है कि योग से क्या बना है समिश्र धातु बनी है। ठीक है, तो ये हमारी सहमिश्र धातुएं। तो दो धातुएं करना, होना, लेना, देना, आना, जाना, खाना, मारना, इन धातुओं में जो रंध्र धातु क्रियाएं हैं उनके योग से बनती हैं, उनको सहमिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब करना हमारा अनुकरणात्मक धातु। ये क्या है हमारी सहमिश्र धातु, ये हमारी है अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक धातु में वे धातुएं जो किसी ध्वनि के अनुकरण से, किसी ध्वनि कोई आवाज, कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उस ध्वनि के उत्पन्न से कोई शब्द बनता है, उसके आधार पर कोई शब्द तैयार होता है, उसको क्या कहते हैं अनुकरणात्मक। अनुकरण करना, सुनना, ठीक है, तो ध्वनि के अनुकरण से कोई शब्द तैयार होता है, उसको क्या बोलते हैं अनुकरणात्मक धातु बोलते हैं। जैसे गड़गड़ से गड़गड़ाना, हिन हिन से हिन हिनाना, चह चह से चहचाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, ये सब क्या है ध्वनि के आधार पर। चह गड़गड़ भी आवाज आ रही है, बिजली कड़क रही है, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, तो कड़कड़ाना हो जाएगा उसका इसी प्रकार से। हिन हिन से हिन बखियां हैं, हिनना रही हैं, हिनहा रही हैं, तो उसके हिनना हो जाएगा, भिनना हो जाएगा, बड़बड़ाना हो जाएगा। तो ये सब क्या हमारी अनुकरणात्मक धातु हैं। तो ये हमारे 5 क्या थे धातु के प्रकार थे। 5 धातु के प्रकार कौन कौन से थे? सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, समिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। जो आपने इसको उदाहरण समझा है जिसको, और अपनी किताब से भी इनको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, देख लेना। तो अब करेंगे हम क्रिया। अब हम करेंगे क्रिया। धातु हमारी हो गई ना, धातु हो गई है तो क्रिया। देखिए क्रिया क्या है, वाक्य का वह पद जिसे किसी कार्य के होने या किए जाने या किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने या किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब सिंपल भाषा में किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसको क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का होना या करना पाया जाए तो क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं। तो इसी प्रकार से जिसे किसी कार्य के होने या किए जाने या किसी घटना का, किसी प्रक्रिया के घटित होने का या किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था का या स्थिति का बोध होता है, उसको हम क्रिया कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम क्रिया कहेंगे। तो क्रिया देखिएगा। अब देखिए बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो ये क्रिया कर रहे हैं, किसकी कौन सी क्रिया कर रहे हैं? पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। राम सो रहा है, राम सोने की क्रिया कर रहा है। सीता गीत गाएगी, गीत गाएगी, तो गाने की क्रिया है वो कर रहा है। क्रिया के भाग में जो व्यक्ति किसी कार्य को करना, होना, किसी स्थिति का बोध हो, किसी प्रक्रिया का घटित होने की बात हो या किसी वस्तु की अवस्था, व्यक्ति की अवस्था, स्थिति का बोध हो, उसको हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के भेद हमारे क्रिया सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के भेद कितने हैं? 2। कितने भेद हमारे? 2 भेद हैं। क्रिया कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो इसमें अकर्मक और सकर्मक के पार्ट दिए गए हैं। अकर्मक क्रिया के कितने पार्ट हैं? 2 हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। और पूर्ण जो क्रिया है उसके भी 2 पार्ट हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया के, स्थित्यर्थक और गत्यार्थक। स्थित्यर्थक और गत्यार्थक इसके 2 पार्ट हैं। अब सकर्मक क्रिया के भी 2 पार्ट हैं, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। और पूर्ण जो सकर्मक है इसके 2 पार्ट हैं, एककर्मक और द्विकर्मक। तो ये क्रिया के पार्ट, क्रिया के भेद 2 हैं, अकर्मक और सकर्मक। इनके अलग अलग पार्ट हैं। अकर्मक के 2 पार्ट हैं, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक के 2 पार्ट हैं, स्थित्यर्थक और गत्यार्थक। इसी प्रकार से जो सकर्मक क्रिया है इसके भी 2 पार्ट हैं, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। और पूर्ण जो सकर्मक है इसके 2 पार्ट हैं,
एक कर्मक और द्विगु कर्मक। अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे हम। तो हमारा है अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया। तो क्रिया क्या अपने सकर्मक और अकर्मक सॉरी अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती। वे क्रियाएं जो वाक्य के अंदर कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, कर्म नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक पहले लगने से क्या होता है? अकर्मक में कर्म नहीं होता है। जिस क्रिया के इस वाक्य के अंदर वाक्य में जहां भी कर्म की आवश्यकता होगी वहां पर कर्म की आवश्यकता न हो, वहां पर क्या होगी? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ये क्या है? अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, क्रिया कर रहा है खेलने की, लेकिन इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। राधा सोती है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो पक्षी उड़ते हैं, मोहन खेलता है, राधा सोती है, ये सब किसके उदाहरण हैं? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है। इसके दो पार्ट बताए थे, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अब देखिएगा पूर्ण अकर्मक वे क्रियाएं जिन्हें न तो कर्म की आवश्यकता होती है और न ही कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक की आवश्यकता होती है। क्या कहते हैं? वे क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता तो होती नहीं क्योंकि अकर्मक क्रिया है, और न ही कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द सूचक की या पूरक की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? हम पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके दो पार्ट बताए थे, स्थित्यार्थक और गत्यार्थक। स्थित्यार्थक और गत्यार्थक। तो स्थित्यार्थक में क्या है? वे क्रियाएं होती हैं जो कर्ता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। वे क्रियाएं जो कर्ता जो कार्य कर रहा है उस कार्य पर क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं। कर्ता की अवस्था क्या है उसकी? इसकी अवस्था क्या है? जैसे राकेश सो रहा है, तो उसकी अवस्था क्या है? सो रहा है, लेटा हुआ है। मोहन हंस रहा है, उसकी अवस्था कैसी है? हंसना है। मोहन क्या कर रहा है? हंसने का कार्य कर रहा है, तो उसकी अवस्था कैसी है? हंसने की अवस्था है। तो अवस्था की वे क्रियाएं जो कर्ता की अवस्था पर प्रकाश डालता है उसको हम स्थित्यार्थक अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा गत्यार्थक अकर्मक क्रिया। तो गत्यार्थक जिस क्रिया को करते समय कर्ता गतिशील होता है, जो क्रिया कर रहा है तो उसमें कर्ता क्या है? गतिशील है। जो क्रिया करने वाला है वो क्या है? गतिशील है। तो गतिशील होगा तो क्या कहेंगे हम? गत्यार्थक अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो उड़ते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, गतिशील है। कर्ता क्या है? पक्षी क्या है? गतिशील उड़ रहा है। वह तेज चलता है, तो वह तेज चलता है, वह क्या कर रहा है? तेज चल रहा है। तो यहाँ भी क्या है? स्थिति कैसी है? गतिशील है। तो ये हमारा गत्यार्थक अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है? ये पूर्ण थी, ये अपूर्ण। जिन क्रियाओं के प्रयोग के समय अर्थ की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द विशेष की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होता है? जिन क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग करते समय अर्थ की पूर्णता के लिए, जो अर्थ निकलता है उसको पूरा करने के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द, जो कर्ता से संबंध रखने वाला जो शब्द है उस शब्द की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिएगा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो यहां पर कर्ता क्या है? बीमार है। कर्ता क्या है? बीमार हूं। क्या है? क्रिया वो करने से अर्थ की पूर्णता को पूरा करने के लिए, अर्थ बीमार कौन है? मैं हूं, ठीक है। अर्थ की पूर्णता को प्रकट करने के लिए, उसको संबंध दर्शाने के लिए किसी शब्द विशेष का प्रयोग करना पड़ता है। वहां पर क्या होती है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। मैं बीमार हूं इसलिए चल नहीं सकता, मैं बीमार हूं इसलिए चल नहीं सकता, तो मैं बीमार हूं इसलिए चल नहीं सकता। तो यहां पर क्या किया गया है? बीमार व्यक्ति क्या व्यवस्था को दर्शाया गया है। अपूर्ण
अकर्मक क्रिया है। ठीक है, वह बहुत चतुर है, उसकी चतुरता के बारे में बताया गया, वह बहुत चतुर है, संबंध दर्शाया गया है सबल विशेषता के साथ। कर्ता की जो क्रिया है, क्रिया केस में जो अर्थ है उसको दर्शाया गया है, वह बहुत चतुर है। तो ये हमारा अकर्मक क्रिया। अब हम करेंगे सकर्मक क्रिया। तो हम कर रहे हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। अकर्मक में क्या था कि क्रिया, उसमें कोई क्रिया नहीं थी, इसमें क्या है? क्रिया है। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वे क्रियाएं जो अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता समझती हैं, कर्म की अपेक्षा करती हैं। कौन सी क्रियाएं? वे क्रियाएं जिनके अंदर कर्म पाया जाता है, तो क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसके दो पार्ट बताए थे हमने, जैसे देखिए उदाहरण दिया, मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है मोहन आम खाता है। इसमें मोहन खाता है, मोहन खाता है, तो ये क्रिया क्या है? मोहन खाता है, अकर्मक क्रिया है। लेकिन मोहन आम खाता है, तो पूरे अर्थ को प्रकट किया। मोहन खाने की जो क्रिया थी, खा तो रहा था लेकिन ये नहीं पता था कि क्या वो खाने, जो खाना खा रहा है वो क्या खा रहा है। तो मोहन आम खाता है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो पूर्ण हो गई। क्रिया क्या हो गई है? सकर्मक हो गई है। ये क्रिया कर्म की अपेक्षा हो गई है, इसके अंदर कर्म हो गया है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके दो पार्ट है हमारे पास हैं। पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो पार्ट बताए थे, पूर्ण एककर्मक और द्विकर्मक क्रिया। पूर्ण एककर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो पूर्ण एककर्मक क्रिया क्या है? वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें केवल एक ही कर्म हो, उसमें एक ही कर्म हो, एक कर्मक क्रिया, मतलब एक, क्या कहा है? एक की बात की थी, मतलब एक ही कर्म हो। जैसे मोहन आम खाता है, मोहन क्या है? आम खाता है, क्रिया क्या है? एक ही कर रहा है, तो एक कर्म क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक में क्या हो जाएगा? जिसमें दो कर्म हो। किसमें हो? जिसमें दो कर्म हो, वे क्रियाएं जिसके अंदर दो कर्मों का प्रयोग किया गया हो। मोहन सोहन को आम देता है, मोहन सोहन को आम देता है, तो मोहन सोहन को आम देता है, तो यहाँ पर क्या हो गई? दो क्रियाएं हो जाती हैं, इसको बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो ये सकर्मक क्रिया हमारी। अब हमारा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया है वे क्रियाएं के कर्म रहते हुए भी, इसके अंदर कर्म रहते हुए भी अर्थ की पूर्णता के लिए कर्म भी है, अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए इसकी किसी पूरक की आवश्यकता पड़ती है, किसी और की सहायता पड़ती है। जैसे देखिए, राधा सोहन को मानती है, राधा सोहन को मानती है, कर्म तो है इसके अंदर, क्रिया भी है, रोग मानती है, लेकिन ये नहीं पता क्या मानती है। इसके लिए इसका प्रयोग है, राधा सोहन को अपना भाई मानती है, तो ये क्या होगा? हमारा पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो गई है। ठीक है ना? वे क्रियाएं जिनमें कर्म रहते हुए भी, कर्म रहते हुए भी अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता होती है। राधा सोहन को मानती है, लेकिन अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ, पता नहीं चला क्यों क्या मानती है, लेकिन राधा सोहन, अब यार पूरा अर्थ हो गया, राधा सोहन को अपना भाई मानती है। क्या मानती है? ना भाई मानती है। अब आती समापिका क्रिया। क्या आती है? समापिका क्रिया। वे क्रियाएं जिनसे वाक्य समाप्त होते हैं, वे क्रियाएं जिनसे वाक्य क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं और ये वाक्य के अंत में लगते हैं। समापिका क्रिया में जिससे क्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, वो वाक्य के अंत में लगते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, जाता है क्या है? क्रिया है, यहाँ पर क्या होगी? क्रिया समाप्त होगी, इसको बोलेंगे हम समापिका क्रिया। क्या बोलेंगे इसको? समापिका क्रिया। असमापिका क्रिया, समापिका में समाप्त हो जाएगी तो असमापिका में समाप्त नहीं होगी। क्रिया कहाँ होगी? कि
वाक्य के बीच में लग जाएगी या फिर कहीं और लग जाएगी, लेकिन अंत में नहीं लगेगी। अंत में लग जाएगी तो क्रिया समाप्त हो जाएगी। जैसे देखिएगा, मेज पर पड़ी पुस्तक, मेज पर पड़ी पुस्तक मेरे पास लाओ। तो मेज पर पड़ी पुस्तक मेरे पास लाओ, तो मेज पर पड़ी पुस्तक मेरे पास लाओ, तो ये कौन सी क्रिया हो गई हमारी? असमापिका क्रिया हो गई है। क्या हो गई है? असमापिका क्रिया हो गई है। तो यहाँ पर पड़ी जो शब्द है वो क्या है? लास्ट में आना चाहिए था। समापिक क्रिया है लेकिन ये बीच में आया है, इसलिए असमापिका क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया में कौन सी होगी? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के काल का बोध कराए। सहायक जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, उसके समय का बोध कराए, उसके काल का बोध कराए, उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के काल का बोध कराए, उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वर्तमान की बात हो रही है। वह पढ़ेगा, भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से काल का, समय का बोध कराया। उदाहरण लिए हमने, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, यानी भूतकाल की बात। वह पढ़ता था, पता है पढ़ता था, कल की बात है, परसों की है। पढ़ता था या तो कुछ समय पहले की बात है, लेकिन ये भूतकाल, क्या भूतकाल में चला गया, समय का बोध हो रहा है। वह पढ़ता है, वर्तमान काल की बात हो रही है। वह पढ़ेगा, भविष्य काल की बात हो रही है। सहायक क्रिया के अंदर समय का यानी काल का बोध होता है। संयुक्त क्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। संयुक्त क्रिया वे क्रियाएं, इनमें दो क्रियाओं के योग से बनती है। दो क्रियाओं के योग से बनती हैं, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ता रहता है, वह सोता रहता है, वह खाता रहता है, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। वह पढ़ता रहता है, वह सोता रहता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, ये तो क्रिया हो गई हमारी। लेकिन वह रहता है आगे क्या? रहता रहता, ये दो क्रियाओं के योग से बनता है। क्या है? दो क्रियाओं के योग से। ठीक है, दो क्रियाओं के योग से बनेंगे, उसको हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। अगला हमारा है रंजक क्रिया। अगला है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती हैं? वे क्रियाएं जो मुख्य यानी मुख्य जो क्रिया है वो अर्थ को रंजित करती हैं। अर्थ क्या करती हैं? रंजित करती हैं। वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती हैं, उनको हम रंजक क्रिया कहते हैं। वो क्या कहते हैं? रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जाते जाते तुम दूध पीकर जाना। तो जाते जाते जाना क्रिया तो एक ही है। क्रिया क्या हो रही है? एक और को रंजित करिए, बार बार उसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जाते जाते दूध पीकर जाना है। क्रिया क्या है? जाना। जा तो रहा ही है, लेकिन जाते जाते दूध पीकर जाना, क्रिया को रिपीट किया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया? जो मुख्य क्रिया हमारी है, जो मुख्य क्रिया हमारी है जाना, उसको क्या है? रंजित किया गया है। ये होती है हमारी रंजक क्रियाएं। इसके 8 प्रकार बताए हैं रंजक क्रिया के। कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार होते हैं। कितने? कौन कौन से? आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना, डालना। ये क्या है? 8 रंजक क्रियाएं। कौन कौन सी? आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना, पढ़ना, डालना। ये सब क्या है? 8 रंजक क्रियाएं होती हैं। अब आता है प्रेरणार्थक क्रियाएं। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में जिस क्रिया से यह पता चले कि, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, या स्वयं कार्य करेगा, करता है, या दूसरे से करवा रहा है। जो करता है वो स्वयं कार्य कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है, या दूसरे करवाता है, तो उसको क्या कहते हैं? या दूसरे करवाने की प्रेरणा देता है, तो क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण मोहन को पत्र लिखता है। कृष्ण मोहन को पत्र लिखता है, कृष्ण क्या कर रहा है? स्वयं कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर इसको हम प्रेरणार्थक क्रिया है कृष्ण मोहन से, अब कृष्ण
मोहन से, ये मोहन को यहाँ से का प्रयोग हो गया है। पत्र लिखता है या लिखवाता है, लिखता है या लिखवाता है, यह प्रेरणा दी गई है। तो ये कौन सी हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। जैसे मूल क्रिया है हमारी लिख, लिखते क्या मतलब लिखता, फिर क्या है लिखवाता। इसी प्रकार से बहुत प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। गिर से गिरना से गिराना, गिरवाना, हंसना से हंसाना, हंसवाना, चलना से चलना, चलाना, चलवाना, दौड़ना से दौड़ाना, दौड़वाना, दौड़वाना, ये सब क्या है प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो हमारा क्रिया टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको अपने अच्छे प्रकार समझना और अपने कॉपी में लिख लेना ताकि भविष्य में आपको काम आता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।